अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा संडे टेस्ट का सीरीज़ है उसका टेस्ट नंबर 1 कि केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन आप सुन लें। इसमें स्टार्ट है टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में है कि इसमें लिखा है कि एवरेज एटॉमिक मास अमंग द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि एवरेज एटॉमिक मास एवरेज होता है और एवरेज में बी होल नंबर, एवरेज में भी फ्रैक्शनल। एवरेज में कुछ भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो इसका जो आंसर है इट इज ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन लिखे हैं, जो होल नंबर है वो भी एवरेज में आता है और जो फ्रैक्शन है वो भी एवरेज में आता है। फिर लिखा है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन के एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि एलिमेंट इज मेड ऑफ एटम्स। अगर आप एलिमेंट का 1 एटम उठाओ तो इसका मास इन AMU एटॉमिक मास जितना होता है। जबकि अगर आप कभी भी AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो स्ट्रेट अवे उस AMU वाले मास को डिवाइड करो बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एटॉमिक मास जो है ये एक एटम का मास है AMU में, और इसी एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करो तो ये भी एक एटम का मास है, बट AMU में नहीं बल्कि ग्राम में। तो ये दोनों बराबर होते हैं। इस तरह अगर आप कोई कोवेलेंट मैटर लो, कोवेलेंट मैटर मतलब जहां एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हो, इट इज मेड अप मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसका एक मॉलिक्यूल लो और इस एक मॉलिक्यूल का मास AMU में लो तो ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास। और अगर आप ये ग्रामों में ले तो फिर ग्रामों में ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये दोनों एक मॉलिक्यूल की मास को कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास है AMU में और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये एक मॉलिक्यूल का मास है ग्रामों में। इस तरह कंपाउंड का आप फार्मूला यूनिट लो तो उसका फार्मूला मास AMU में एक फार्मूला यूनिट का वजन, और फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर वो भी एक फार्मूला यूनिट का वजन है किसी कंपाउंड का, बट AMU की जगह ग्रामों में। तो इन्होंने लिखा है मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल। तो इसमें आपका एक तो आपका ऑप्शन बनता है 16 AMU बी ऑप्शन, और एक बनता है 16 बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी आपका जो सही ऑप्शन इसमें आता है द ऑप्शन नंबर डी आता है कि इसमें 16 AMU भी ठीक है और इसमें 16 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम ये भी आपके पास ठीक आ रहा है। फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन। किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मौजूद है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें है 10 ग्राम हाइड्रोजन। 10 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 5 मोल। तो 5 मोल में आपके पास क्या आएगा, लाइक इसमें देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 71 होगा। 10 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 5 मोल, और 5 मोल में 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। और फिर अगला ऑप्शन आपको दिया है, अगला ऑप्शन आपको दिया है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है एक कार्बन डाइऑक्साइड में 3 मोल एटम है। तो 2 into 3 मतलब 6 मोल, 6 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ये जवाब होगा। अगले ऑप्शन में लिखा है 67.2 लीटर ऑफ S8, 67.2 डेसीमीटर क्यूब या लीटर ऑफ S8। तो ये 3 मोल के बराबर है। 3 मोल S8, एक मोल S8 में 8 मोल एटम है, तो इट विल बी 24 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। और लास्ट ऑप्शन आपका है 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, ये डायरेक्ट मोल में लिखा है। 5 मोल कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में कितने मोल एटम होते हैं।
2 और 1 3 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय कितना 5, तो इट विल बी 35 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ रहा है द ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी लास्ट ऑप्शन आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 72 में आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 64 AMU ऑफ मीथेन। तो 64 AMU ऑफ मीथेन का मतलब है 4 मीथेन मॉलिक्यूल। शाबाश, कितने? क्योंकि हमें पता है कि 16 AMU 16 AMU का मतलब है एक मीथेन मॉलिक्यूल। तो 64 डिवाइडेड बाय 16 4 मीथेन मॉलिक्यूल्स। और आप जानते हो कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में अगर आप देखो तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मांगे हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो आंसर विल बी 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मल्टीप्लाइड बाय बस इतना ही होगा 32, क्योंकि AMU में है तो फिर एवोगैड्रो नंबर नहीं लगाओगे। तो इसमें आपका जवाब होगा 32, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बॉन्ड इन 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हें लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर मेरे पास 132 ग्राम हो, डायरेक्ट इसको मोल में कन्वर्ट करो, तो इट विल बी 132 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास कितना आएगा? 3। तो ये मतलब 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कितना आ गया? 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब उन्होंने क्या मांगा है? क्वेश्चन में क्या मांग लिया है? क्वेश्चन में मांग लिया है द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 मोल हुआ। आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना मोल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? 4 मोल। 1 2 3 4। तो अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 4 मोल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? तो इट विल बिकम 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, और इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मांगे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अब अगले क्वेश्चन में दिया है कि द कैलकुलेटेड मास ऑफ अ प्रोडक्ट इज 10 ग्राम, यानी कैलकुलेटेड मास मतलब थ्योरेटिकल यील्ड, बट प्रैक्टिकली 20% error was conducted, was faced. So what is the mass of the product actually formed? यहां पर दिया गया कि theoretical yield is how much? 10 ग्राम, और आपने 20% एरर किया है। तो अगर 20% एरर किया है तो फिर तो आपका परसेंट यील्ड होगा 80%। परसेंट यील्ड एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट की एफिशिएंसी। तो अगर 20% एरर है तो परसेंट यील्ड फिर आपका कितना हुआ? फिर ये आपका हुआ 80%, और आपसे एक्चुअल यील्ड मांग रहे हैं। तो परसेंट यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इट इज 80। ये मांग रहे हैं, ये दिया है 10 और ये क्या हुआ 100। तो द एक्चुअल यील्ड विल फाइनली, अगर आप देखो तो ये 10 हो जाएगा। इट विल बी 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 8 ग्राम। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है कि 6 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट एक्स हाइड्रेटेड is heated, then 4 mole water is evolved. What is the value of X? तो आप देखो, ये आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। आपका मेन टारगेट है, आपने मालूम करने कि कैल्शियम सल्फेट के 1 मोल के लिए वाटर के कितने मोल चाहिए। ये पूरा टारगेट है। कहते हैं कि अगर हम इसका 6 मोल उठाएं, कितना? 6 मोल, और इसको हीट करें
तो upon heating it will become anhydrous and water will be lost. तो कहते कि जब 6 मोल हाइड्रेटेड कंपाउंड को हीट किया तो इस 6 मोल में से कितना मोल वाटर निकल आया? 4 मोल. तो अगर टोटल 6 मोल है, 4 मोल वाटर निकला, तो फिर ये कंपाउंड कितना रहा? 2 मोल. तो यहां से अब आप अपने सवाल को हल कर सकते हो कि कैल्शियम सल्फेट रेशियो वाटर, अगर कैल्शियम सल्फेट 2 मोल हो तो फिर ये कितना मोल वाटर को एब्जॉर्ब करता है? 4 मोल. लेकिन अगर ये 1 मोल हो जाए, x का मतलब तो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर 1 मोल, तो फिर ये कितना होगा? x. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2. तो ये वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ये आपका राइट आंसर है. और फिर अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 AMU ऑफ वाटर इज डैश. तो अगले क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, तो क्वेश्चन नंबर 76 में ये कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 AMU ऑफ वाटर. तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला ये है कि मास इन AMU ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 1.66 10 पावर माइनस, ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बराबर है मास इन AMU ऑफ वाटर इनटू 1.66 10 पावर माइनस 24. ये डायरेक्ट मास AMU से ग्राम में कन्वर्ट हुआ एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर. तो यह दिया है 36 AMU मल्टीप्लाई 1.66 10 पावर माइनस 24 और मोलर मास ऑफ वाटर इज 18. तो इसको डिवाइड करो तो 2 आएगा. तो फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएगा 2 मल्टीप्लाई दिस, इट विल बी 3.32 10 पावर माइनस 24 मोल्स. ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, इसके बाद आप okay, next question is what we call, it's about, क्वेश्चन में है कि हाइड्रोजन, if 2 mole of nitrogen react with 12 gram hydrogen to form NH3 irreversibly, then which one is the limiting reagent? यानी 2 मोल नाइट्रोजन है और 12 ग्राम हाइड्रोजन है. तो आपके क्वेश्चन नंबर 77 में कंसेप्ट ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? NH3. ये स्टैक्योमेट्रिक इर्रिवर्सिबल कंसिडर करो इसको. तो फिर ये 2 मोल लिया है और ये 6 ग्राम लिया है. तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये दोनों अमाउंट सेम नेचर के होने चाहिए. या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो और या इसको मोल में कन्वर्ट करो. इन दोनों में से आपको, सॉरी ये 6 ग्राम नहीं है, 12 है, 12 ग्राम है, सॉरी. तो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू मोल. तो इट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2. तो इट विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? 6 मोल्स. अब दोनों रिएक्टेंट का गिवन अमाउंट सेम नेचर का हुआ. फिर आप रेशियो फाइंड करो. तो रेशियो में आपने गिवन अमाउंट को स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट पे डिवाइड करना है. मोल है तो मोल पे डिवाइड करो. और यहां भी गिवन अमाउंट को स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट पे डिवाइड करो. तो यहां से क्या रेशियो आते हैं? 2. यहां से भी 2. और जब दोनों रिएक्टेंट से सेम रेशियो आएगा तो हम कहेंगे बोथ द रिएक्टेंट आर लिमिटिंग. यानी द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग इन एक्सिस डज नॉट अप्लाई. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. लास्ट ऑप्शन डी.
क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? 78 क्वेश्चन में है कि mass of H2O formed when 120 liter of hydrogen react with excess of oxygen at RTP. कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाए तो इसका मास मांग रहे हैं, और कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन के कितने लीटर हो? 120 लीटर। कौन से कंडीशन पर? इस टीपी पर अगर हाइड्रोजन के 120 लीटर्स हो तो इससे वाटर का कितना मास बनेगा? तो मांगा है मास और दिया है वॉल्यूम, तो व्हाई नॉट वॉल्यूम को आप कन्वर्ट करो मास में। तो सिंपली आप कहोगे इसका फार्मूला है कि मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी। ये आरटीपी पे से करें तो फीडिंग डेटा आई विल गेट द मास एज मास मालूम करना है, मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। और वॉल्यूम इन्होंने दिया है, द वॉल्यूम गिवन इज 120 लीटर और मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी इज 24। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 और 3 आएगा। तो ये आपके पास फाइनली आपके पास कुछ इस तरह आंसर आएगा। 120 लीटर ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो फिर व्हाट विल बी द मास ऑफ हाइड्रोजन? तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपका होगा इसका फर्दर पोर्शन। मास ऑफ हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 into 2 60 ग्राम। आगे तो सिंपल आप रेशो निकालो, हाइड्रोजन रेशो H2O। तो स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन के मुताबिक अगर ये 4 ग्राम हो तो ये 36 ग्राम बनेगा, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो फिर 120 लीटर का मतलब है 60 ग्राम। तो 4 ग्रामों से 36 ग्राम बनेगा, तो 60 ग्रामों से फिर कितना बन जाएगा? x। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 60 into 36 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप इसको अच्छा तो आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? तकरीबन इतना। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट विल बिकम 54 and 0। इतना मास आएगा आपका वाटर का। और अगर आप इसको ग्राम से AMU में कन्वर्ट करो, ग्राम से AMU में कन्वर्ट करो तो ये बराबर हो जाएगा 54.2 और 0 और इंटू 10 पावर 24 AMU। ग्राम और AMU का कन्वर्जन इस फार्मूले से करना है। मास इन ग्राम बराबर है मास इन AMU इंटू 1.66 10 पावर -24। इस फार्मूले से आप ये मास इसमें कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर होगा। 79 क्वेश्चन नंबर 79 में डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन 360 AMU ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए 360 AMU ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो अगर ये 180 AMU होगा ना तो ये फिर एक मॉलिक्यूल होगा, लेकिन 360 AMU का मतलब है मास ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मास ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? तो आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल में 12 और 6 18 24 है,
तो दो मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? 48. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन 79. अब क्वेश्चन नंबर 80 में, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 80 में है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 134.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी. तो आपको दिया है मीथेन गैस कितना? 134.4 लीटर और एसटीपी पर दिया है. तब स्ट्रेट अवे इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम दिया है 134.4 और एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम 22.4 के बराबर है. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 6. और फिर इसके बाद आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन मिला 6 मोल्स. अब देखो ये आपका आंसर है. अब इसने क्वेश्चन में क्या मांगा है? मांग लिया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो आप देख सकते हो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल हो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल कोवेलेंट बॉन्ड है? 4. 1 2 3 4. तो फिर 6 मोल में कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इट विल बी 4 × 6, तो इट विल बी 24 मोल्स. ये आपका आंसर होगा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. क्वेश्चन नंबर 81 में आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 81 इज अबाउट के नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी. इन्होंने लिया है क्लोरीन गैस. एंड यू नो क्लोरीन गैस के अंदर बार बार कौन रिपीटेड है? Cl2 मॉलिक्यूल्स. बट इन्होंने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम मांगे हैं. तो सबसे पहले आप फाइंड करो क्लोरीन गैस का जो वॉल्यूम है इसको कन्वर्ट करो मोल में. तो कैसे आप इसको मोल में कन्वर्ट करोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, Cl क्लोरीन एलिमेंट है और Cl2 क्लोरीन गैस है. It will be equal to volume by molar volume at STP. तो number of moles of chlorine will be 67.2 by 22.4 is equal to 3 moles, is equal to 3 moles. अब देखो number of moles of molecules, यानी मॉलिक्यूल कितने मोल है? तो ये 3 मोल्स है. Cl2 तो मॉलिक्यूल है ना. तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? Cl एटम्स. तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इसमें फिर 6 मोल एटम हो जाएंगे. ये 3 मोल मॉलिक्यूल्स है और ये 6 मोल क्लोरीन एटम हो जाएंगे. और उन्होंने क्वेश्चन में मांगा है नंबर ऑफ एटम. तो फाइनली यू विल गेट नंबर ऑफ Cl एटम्स. The number of Cl atoms बराबर है 6 into Avogadro's number of the total atom. ये आंसर है आपका. फाइनली ऑप्शन नंबर बी is the right answer. फिर क्वेश्चन नंबर 82 में है which of the following represents a symbol of an element. तो शायद you know कि सिंबल में अगर 1 अल्फाबेट हो तो फिर ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए और अगर 2 अल्फाबेट्स हो तो फिर फर्स्ट कैपिटल और सेकंड
the first should be capital and the second should be small letter. तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ये लिखा है एक्स वाई, फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल। बाकी ऑप्शन में एक्स से तो स्मॉल लेटर में है, वाई स्मॉल लेटर में है, एक्स वाई सी ऑप्शन में दोनों स्मॉल लेटर में है, डी में फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है 83, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, ये 82 है, ओके, ये 81 है आपका क्वेश्चन 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा है कि कोई केटाइन है जिसका पावर 2 है और कोई एनायन है जिसका पावर -6 है। कितना है? -6। तो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने का तरीका है कि पहले इन चार्जेस को सिंप्लीफाई करो, तो क्या आएगा 1:3, और फिर आप सिंप्लीफाइड चार्जेस को एक्सचेंज करो विदाउट दिस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, इसको यहां ले आओ और इसको यहां, तो A3 और B1 ये आपका ऑप्शन होगा। तो A3B1 ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये तो स्ट्रेट अवे है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज ड्यू टू एटॉमिक नंबर। ड्यू टू क्या? एटॉमिक नंबर है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है। तो ये एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर मालूम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 85, क्वेश्चन नंबर 85 में है कि मोलर मास ऑफ अ प्रोटॉन, तो याद रखो कि आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU, और रिमेंबर कि जब भी किसी पार्टिकल के मास को आप AMU से कन्वर्ट करो ग्राम में, तो तब इसको मोलर मास कहते हैं। शाबाश, क्या कहते हैं? लाइक सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU है, इसको जब आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो 23 ग्राम, तो फिर ये मोलर मास बन जाता है। तो आप जानते हो कि प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1 AMU है, तो प्रोटॉन का जो मोलर मास है वो 1 ग्राम, यानी मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन्स या मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट विल बी 1 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 85 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर आपका जो 86 है उसमें लिखा है F10 मोल ऑफ, क्वेश्चन 86 कहते हैं कि जिंक और HCl जब आपस में रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये एक इक्वेशन इन्होंने दिया है कि F10 मोल जिंक इज रिएक्टेड विथ HCl एज, लाइक ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, तो बस ओके। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा है कि अगर यहां पर क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा है कि अगर 10 मोल जिंक हो, 10 मोल्स जिंक हो और ये क्या करे, 10 मोल जिंक इज रिएक्टेड विथ HCl एज जो लिखा है, तो फिर कहते हैं कि 18 ग्राम हाइड्रोजन इज एक्चुअली फॉर्म, यानी इसका जो एक्चुअल यील्ड है प्रैक्टिकली जो बना है ये 18 ग्राम है, और आप 10 मोल से फाइंड करोगे तो फिर वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा, फिर वो क्या होगा, थ्योरेटिकल। फिर कहते हैं कि व्हाट इज द डिस्टर्बेंस इन द रिएक्शन, यानी आपकी रिएक्शन में कितना एरर हुआ है, तो आप परसेंट यील्ड फाइंड करो, एरर का पता चल जाएगा। तो अब देखो, अगर जिंक रेशो हाइड्रोजन लिखो, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है आपने, तो अगर इसका 1 मोल जाया होगा तो हाइड्रोजन का 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल जिंक से 1 मोल हाइड्रोजन बनता है, 10 मोल जिंक से कितना मोल हाइड्रोजन बनेगा, तो 1 × 10/1, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर 10,
तो फिर आपने मास फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर है मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स 10 है, मास में आप इंटरेस्टेड हो, और मोलर मास 2 है, तो मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी 20 ग्राम। ये भी मास ऑफ हाइड्रोजन है और ये भी मास ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड मास ऑफ हाइड्रोजन है, और ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो एक्चुअल यील्ड आपका 18 ग्राम था और थ्योरेटिकल यील्ड आपका कितना है, 20 ग्राम है। तो नाउ फाइंडिंग द पर्सन यील्ड, तो पर्सन यील्ड विल बी एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय कितना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका तकरीबन 90% आपकी रिएक्शन की एफिशिएंसी होगी, और अगर रिएक्शन की एफिशिएंसी 90% हो तो डिस्टर्बेंस कितना हुआ, एरर कितना हुआ, 10%। तो द आंसर डिस्टर्बेंस इन दिस रिएक्शन इज 10%। तो आपका जो आंसर है वो अगर 10% आपका ओके 10% डिस्टर्बेंस ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इस लिहाज से जो है आपका जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन नंबर 86। फिर आपके पास आएगा '87। द क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन में आपका आएगा अच्छा, व्हाट इज ट्रू अबाउट आइडियल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड को हम आइडियल यील्ड भी कहते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड को आप स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से फाइंड करते हो, कैलकुलेट करते हो, और कैलकुलेशन में चांस ऑफ एरर नहीं होता, एरर एक्सपेरिमेंट में होता है, जिसको आप एक्चुअल यील्ड कहते हो। तो इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ स्टोइकोमेट्रिक या केमिकल इक्वेशन या स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी केमिकल इक्वेशन या स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। फिर 88 क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 71 ग्राम क्लोरीन एलिमेंट, यानी क्लोरीन एलिमेंट का जिक्र है, गैस का नहीं। तो क्लोरीन एलिमेंट को Cl से जाहिर करते हैं, तो इसके अंदर बार बार Cl रिपीटेड है। क्या रिपीटेड है, Cl रिपीटेड है, और इसका मास दिया है कितना है, 71 ग्राम। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट में शॉर्टकट फार्मूला आपको समझाता हूं इसको सॉल्व करने का। तो आप इसकी मोल्सी भी कर सकते, बट ये डायरेक्ट फार्मूला है कि मास इन ग्राम ऑफ क्लोरीन बाय मोलर मास ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये 71 है, और मोलर मास क्लोरीन का 30, क्लोरीन एलिमेंट है Cl 35.5, नंबर ऑफ क्लोरीन में इंटरेस्टेड और एवोगैड्रो नंबर, तो ये 1 और ये 2। तो द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम विल बी 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ये आपका आंसर होगा 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 112 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। तो कहते हैं कि 112 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस, तो N2 एट STP। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करो, तो इट विल बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, तो इट विल बी 1। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आएगा तकरीबन, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो फिर आपके पास ऑप्शन में आएगा तकरीबन 5, ठीक है। और फिर
नंबर ऑफ मोल्स अगर 5 मोल हुए, 5 मोल्स अगर आपके पास आ गए नाइट्रोजन गैस के, तो अब इन्होंने क्या मांग लिया है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस का 1 मोल हो तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड कितने मोल होते हैं, 3। और अगर ये 5 मोल हो तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड के कितने मोल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो इट विल बी 15 मोल्स। तो इस लिहाज से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे 15 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये आपका ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 89 है, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 90 में है कि अगर आपके पास मीथेन हो और आप मीथेन को रिएक्ट करो विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, यानी कि कंबशन ऑफ मीथेन आपने करना है। कंबशन ऑफ मीथेन में इन्होंने कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इफ 8 ग्राम 8 ग्राम मीथेन, अगर ये 8 ग्राम हो तो कंफर्म है कि ये 0.5 मोल है, क्योंकि 16 ग्राम 1 मोल है तो 8 ग्राम 0.5 मोल। अब आप स्टोइकियोमेट्री देखो तो 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो 0.5 मोल से कितना बन जाएगा, 0.5 मोल। और ये फिर अगर STP हो तो आप जानते हो कि STP पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 0.5 का वॉल्यूम कितना होगा, 11.2 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट ऑप्शन है बी, ये आपका ऑप्शन है। 91 देखो, 91 क्वेश्चन में आपके पास 2 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, 1:2, 2p1, और दूसरा है 1:2, 2p4। मतलब कि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, शाबाश, ग्रुप 1A का एलिमेंट है, सॉरी ग्रुप 3A का एलिमेंट है, क्योंकि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनको आयनाइज करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3, और इसको आयनाइज करोगे अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर इसकी तरफ शिफ्ट करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। तो फिर ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 3:2, क्रॉस करो तो A2 और B3 आएगा, ये आपका ऑप्शन होगा, द A2 और B3, द ऑप्शन नंबर C विल बी द फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें आपका एक है 2s1 और 2p3। देखने में तो ये स्टेबल लगता है क्योंकि ये भी हाफ फेल्ड है और ये भी हाफ फेल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्बन का है बेसिकली, सिर्फ 1:2 नहीं लिया, वैलेंस शेल लिया। जब आप इसको यूं समझोगे कि ये 2s है और ये 2p है, तो आप देखोगे कि यहां पर एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक एक्साइट करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एक्साइटेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यहां पर आल्दो दोनों हाफ फेल्ड होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आती। यहां पर रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है वो स्टेबिलिटी कम होती है, और ये जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए ये एनर्जी ज्यादा है, इससे ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट नहीं है, एक्साइटेड स्टेट है, अनस्टेबल। लेकिन एक ऑप्शन दिया है 4s1 और 3d5। तो आप बोर में पढ़ते हो कि आप जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो ऑर्बिटल के दरमियान गैप या स्पेस कम होता है, डेल्टा E कम होता है, यानी E2 माइनस E1 इज मोर देन E3 माइनस E2 इज मोर देन E4। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे शेलो या ऑर्बिटल्स या सब शेलो के दरमियान स्पेस कम होगा, एनर्जी का डिफरेंस कम होगा,
तो अगर ये आपका 4s है और ये आपका 3d है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर एनर्जियों का डिफरेंस काफी कम है। तो अब जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो तो यहां पर बहुत थोड़ी सी लेस एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन के लिए, लेस, और इसके लिए एक्साइटेशन के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर रेजोनेंस कम होता है और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉनों में, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉनों में काफी ज्यादा रेजोनेंस आएगा। तो यहां पर जो एक्साइटेशन की एनर्जी है वो बहुत कम है, बट रेजोनेंस बहुत, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला है, 4s1 इन 3d5, ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 93 जो आपका है, इसमें लिखा है द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 4f पर 5p667d। 93 क्वेश्चन में 4f, फिर इसके बाद 4f के बाद जो है आपको दिया है 5p, फिर 6s और फिर 7d। तो n प्लस l वैल्यू मालूम करो, तो इसकी n प्लस l वैल्यू आएगी 4 + 3 7, 5 + 1 6, 6 + 0 तो 6 और 7 + 2 तो फिर क्या आएगा, 9 आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ज्यादा से कम की तरफ जाना है। तो सबसे ज्यादा 7d होगा, इट विल बी मोर देन दूसरी नंबर पे 4f। ये दोनों बराबर है, तो आपको पता है जब n प्लस l वैल्यू बराबर हो तो फिर जिस ऑर्बिटल की n वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो उस लिहाज से 6s आएगा और आखिर में आएगा 5p। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। 94 क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्वेश्चन 94 में लिखा है out of 5f and 7s orbital electron will first enter into dash। तो एक 5f है और एक 7s है। आप n प्लस l वैल्यू मालूम करो, तो 5 + 3 is 8 और 7 + 0 is 7। इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ 5f is more, एनर्जी ऑफ 7s is less। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये न्यूक्लियस है तो 7s न्यूक्लियस के करीब है और 5f ये न्यूक्लियस से दूर है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 7s में एंट्री करेगा, जब ये बढ़ जाएगा उसके बाद फिर इसकी बारी आएगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 7s में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 95 क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन 95 में लिखा है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम consisting of dark spaces and bright lines, the lines are formed due to। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में याद रखो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एमिशन। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको मिलते हैं ब्राइट स्पेसेस और डार्क लाइंस, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको मिलते हैं डार्क स्पेसेस। उल्टा कहोगे आप, तो इट विल बी डार्क स्पेसेस एंड ब्राइट लाइंस। ये आपके पास सिचुएशन आएगा, ये पूरा डार्क स्पेसेस और ब्राइट लाइंस, ऐसे ब्राइट लाइंस आपको मिलेंगे। तो यहां पर the lines are due to absorption, the lines are due to absorption, और यहां पर the bright lines are due to emission। तो लाइन emission spectrum में the lines are due to emission और लाइन absorption spectrum में the lines are due to absorption। और ये जो ब्राइट बैकग्राउंड है या डार्क बैकग्राउंड है या स्पेसेस है, ये स्पेसेस न एब्जॉर्प्शन की वजह से बनते न एमिशन। एब्जॉर्प्शन की वजह से भी लाइंस बनेंगे और एमिशन की वजह से भी लाइंस बनेंगे। तो एब्जॉर्प्शन विल क्रिएट डार्क लाइंस, एमिशन विल क्रिएट ब्राइट लाइंस। तो अब क्वेश्चन नंबर 95 में है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डार्क स्पेसेस एंड ब्राइट लाइन, तो ब्राइट लाइन आर ड्यू टू एमिशन फिनोमेना, द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
96 is about 96 में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 51 ग्राम एमोनिया इज के आप ये बताओ कि 51 ग्राम एमोनिया हो तो कितने मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके पास मिलेंगे। तो 51 ग्राम NH3 का मतलब है इसको मोलर मास ऑफ NH3 पे डिवाइड करो तो इट विल बिकम 51/17, इसका मोलर मास 14 + 3 17, तो 3 मोल्स एमोनिया आ गया, 3 मोल्स एमोनिया। और आप जानते हो कि अगर एमोनिया का आपके पास 1 मोल हो तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड के 3 मोल होंगे। तो NH3 रेशो कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो अगर ये 1 मोल हो तब ये कितना मोल मौजूद होगा, 3 मोल्स। और अगर आपके पास NH3 3 मोल्स हो, उन्होंने 3 मोल का है, तो फिर यानी 51 ग्राम मीन 3 मोल, तो फिर ये X होगा। वैल्यू ऑफ X विल बी इक्वल टू 3 × 3 9 मोल्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये आपका ऑप्शन है 9 मोल्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 96 में करेक्ट ऑप्शन है सी, 9 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 97 में, क्वेश्चन 97 में क्या लिखा है, 97 में है मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 46 ग्राम सोडियम इन NaOH। तो ये स्टैकोमेट्री का क्वेश्चन है। NaOH तो आपको पता है कि अगर ये 23 ग्राम हो तब इसके लिए ऑक्सीजन का 16 ग्राम चाहिए और हाइड्रोजन का 1 ग्राम चाहिए, ये होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर सोडियम रेशो ऑक्सीजन, पता चला कि अगर सोडियम 23 ग्राम हो तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम चाहिए, 16। लेकिन अगर सोडियम 46 ग्राम हो, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है 46 ग्राम सोडियम, तो वैल्यू विल बी X, तो X विल बी 46 × 16 डिवाइडेड बाई 23, तो ये 1 और ये 2, तो आंसर इज 32 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 46 ग्राम ऑफ सोडियम इन NaOH। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 32 ग्राम इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 इज अबाउट, 98 क्वेश्चन में है कि इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 0.5 ग्राम देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डैश। तो ये एक बात याद रखो कि अगर आप एटॉमिक मास लो, एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ 1 एटम, तो ये AMU में होता है, और इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। लेकिन इसी एटॉमिक मास को आप AMU की जगह ग्राम में एक्सप्रेस करो तो AMU और ग्राम में एवोगैड्रो नंबर का फर्क होता है, तो इट विल बिकम मास ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स। यानी AMU को रिप्लेस किया ग्राम पर, तो नंबर पार्टिकल में एवोगैड्रो नंबर का फर्क आ गया। वंस मोर, AMU को आप जब भी ग्राम से रिप्लेस करोगे तो इसमें नंबर पार्टिकल में एवोगैड्रो नंबर का फर्क आएगा। अब हमें पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, शाबाश, द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इट इज अप्रोक्सीमेटली, इसके सिंबल का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। एक प्रोटॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU है और एक न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU है। तो अगर इसका मतलब है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, लेकिन अगर इसको मैं ग्रामों में लिखूं 1 AMU की जगह 1 ग्राम, तो फिर इट विल बी मास ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर ये मोलर मास ऑफ न्यूट्रॉन बन जाएगा, इट विल बिकम मोलर मास ऑफ। तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 0.5 ग्राम न्यूट्रॉन्स, क्या लिखा है 0.5 ग्राम न्यूट्रॉन्स, तो 0.5 ग्राम न्यूट्रॉन का मतलब है 0.5 मोल्स न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉनों का 1 ग्राम 1 मोल है तो 0.5 मोल हो जाएगा। तो इस लिहाज से फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है 0
0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। और इसके अलावा जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसमें लिखा है 3 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ये और ये बराबर है, मतलब इसका अगर आप सोल्यूशन निकालो ना तो 0.5 इंटू 6.023, बस स्ट्रेट अवे 6 लिखो, 6 इंटू 10 पावर 23। इसको सॉल्व करोगे तो यहां 10 लगेगा, ये डेसिमल पॉइंट हटाओ तो ये 1 आएगा, ये 2 और ये आएगा 3, तो यही ऑप्शन आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। यहां प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये बोथ शायद ए एंड सी लिखा है, तो ये बोथ बी एंड सी है असल में। बोथ सॉरी यही है, ए ही है, ए एंड बिल्कुल ए एंड सी वाला ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। और क्वेश्चन नंबर फिर 99 के बाद 98 के बाद नाउ शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्वेश्चन में है मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ जस्ट 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो अगर मेरे पास 1 CO2 मॉलिक्यूल हो तो इसका मास मुझे पता है 44 AMU है। शाबाश, कितना है? 44 AMU, ग्राम में नहीं, ग्राम में तो फिर मोल हो जाएगा, मोलर मास। और रिमेंबर कि अगर आप AMU को डिवाइड करो एवोगैड्रोस नंबर पर तो फिर ये मास इन AMU कन्वर्ट हो जाएगा मास इन ग्राम। इसका शॉर्टकट फार्मूला है कि मास इन ग्राम बराबर होता है मास इन AMU डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एक CO2 मॉलिक्यूल का मास 44 AMU है, और अगर आप इसको ग्रामों में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट विल बी 44 बाय एवोगैड्रो नंबर, बट यूनिट पर AMU नहीं लगेगा, यूनिट पर क्या लगेगा? ग्राम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 44 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 99 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 100। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 में आपके पास है, ओके, क्वेश्चन नंबर 100 में है मास ऑफ CaCO3 कंटेनिंग 3 मोल ऑफ कार्बन। तो ये भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। आप पहले मोल निकालो और फिर मोल को मास में कन्वर्ट करो। तो Ca कार्बन रेशियो CaCO3, क्योंकि कार्बन गिवन है, CaCO3 वांटेड है। गिवन पहले लिखो, वांटेड बाद में, पहले मोल में सॉल्व करो। उन्होंने 3 मोल कार्बन दिया है। तो अब अगर आप इस फार्मूले में गौर से देखो तो यहां पर 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कार्बन है और 3 मोल ऑक्सीजन है। तो पता चला कि अगर कार्बन का 1 मोल हो तो फिर CaCO3 के कितने मोल बनेंगे? 1। आर यू क्लियर? 1 मोल कार्बन तो 1 मोल CaCO3, और फिर अगर कार्बन के 3 मोल हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? X। तो X विल बी 3 into 1 डिवाइडेड बाई 1। तो द आंसर इज 3 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका आंसर है, लेकिन उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल नहीं मांगे, मास मांग लिया है। तो आपको पता है कि इस नंबर ऑफ मोल्स बराबर है CaCO3 के मास इन ग्राम ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 है। मास में आप इंटरेस्टेड हो और मोलर मास इसका 40 + 12 + 48 100 आता है। तो मास इन ग्राम ऑफ CaCO3 व्हेन इट कंटेन 3 मोल कार्बन इट विल बी 300 ग्राम। ये आपका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर
100 में करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है? तो 101 में है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 360 AMU ऑफ ग्लूकोज। तो 360 AMU में अगर 180 AMU हो तो ये एक ग्लूकोज का मास है, और 360 AMU है तो ये दो C6H12O6 मॉलिक्यूल का मास है। तो 360 AMU मतलब 2 C6H12O6 मॉलिक्यूल्स, जस्ट 2। अगर ग्राम होता ना तो फिर 2 मोल मॉलिक्यूल लेते, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। AMU है तो फिर ग्राम मोल का कंसेप्ट या एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट नहीं है। तो फिर कहते कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अगर C6H12O6 का 1 मोल हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 12। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल में 12 है तो 2 मॉलिक्यूल में 24, यानी आंसर इज 24। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 101 में डी नंबर ऑप्शन है। ये जो 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर लिखा है वो तो गलत है, क्योंकि ग्राम में होता तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता। ये तो AMU में है, तो AMU में फिर एवोगैड्रो नंबर वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ग्राम में वो कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा। फिर 102, तो 102 क्वेश्चन में है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज डैश। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमिन्ड बाय, इट इज डिटरमिन्ड बाय L, डिटरमिन्ड बाय L, और L को आप कहते हो एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो करेक्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमिन्ड बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी एंगुलर मोमेंटम मालूम होता है, लेकिन मोनो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल, जो बोहर ने कहा है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर है NH/2π, वहां N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ शेल है, लेकिन वो सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के लिए है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के लिए फिर एंगुलर मोमेंटम L यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर से मालूम होता है। तो 102 क्वेश्चन में सही ऑप्शन है बी, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर L। 103, क्वेश्चन नंबर 103 में है स्पिन क्वांटम नंबर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो याद रखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बोहर कंसेप्ट एज वेल एज श्रोडिंगर कंसेप्ट, यानी क्वांटम कंसेप्ट। ये बोहर कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और श्रोडिंगर कहते हैं एनर्जी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेल का कंसेप्ट, इन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल का कंसेप्ट दोनों थ्योरीज देते हैं, बोहर भी और श्रोडिंगर भी ये कंसेप्ट देता है। अगर आप एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात करो तो एजिमुथल क्वांटम नंबर का मतलब है सब शेल। क्या मतलब है? सब शेल। इनका मतलब है शेल। तो सब शेल का कंसेप्ट श्रोडिंगर से तो एक्सप्लेन होता है, लेकिन बोहर से एक्सप्लेन नहीं होता। और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट श्रोडिंगर से वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, बट बोहर से एक्सप्लेन नहीं होता। बोहर सिर्फ शेल का कंसेप्ट देता है, सब शेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं देता। लेकिन ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना ये बोहर से डिराइव होता है और ना ये श्रोडिंगर से। आपने किताब में कभी देखा होगा कि स्पिन क्वांटम नंबर इज डिराइव्ड इंडिपेंडेंटली, नीदर फ्रॉम बोहर एंड नॉर फ्रॉम श्रोडिंगर। तो 103 में आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, नन ऑफ दिस, नीदर श्रोडिंगर नॉर बोहर। 104, क्वेश्चन नंबर 104 में है कि यहां पर है वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटोन। फोटोन का मतलब है एनर्जी। तो आपने एक टर्म पढ़ा है डिब्रोगले वेवलेंथ। शाबाश। क्या? द डिब्रोगले वेवलेंथ, इट इज वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। शाबाश। इट इज वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ कौन? विथ पार्टिकल। तो इसका इक्वेशन है H/mc या H/mv। लेकिन वो वेवलेंथ जो एनर्जी यानी फोटोन से एसोसिएटेड हो
तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटोन या विथ एनर्जी, पार्टिकल नहीं, एसोसिएटेड विथ फोटोन या एनर्जी, तो उसका इक्वेशन तो स्ट्रेट अवे आपका ये है c बाई न्यू या 1/न्यू बार, इस टाइप की इक्वेशन आप एनर्जी वाले वेवलेंथ का डिनोट करते हो। तो 104 क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, ये वाला है c बाई न्यू। 105 में है पॉजिटिव रेज यानी केनाल रेज आर बीम ऑफ प्रोटॉन फॉर डैश। तो रिमेंबर कि पॉजिटिव रेज आर ऑलवेज बीम ऑफ केटाइंस, लेकिन H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जब टूट जाए तो H पॉजिटिव बनता है, एंड H पॉजिटिव इज अ प्रोटॉन। तो आंसर इज H2 गैस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आता है इसमें। 106 में आता है इलेक्ट्रॉन हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन डैश शेल। तो आप जानते हो कि एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू वर्क विच इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप जानते हो कि कूलम्बिक फोर्स बराबर है Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इनटू R। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस Z² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नेगेटिव का मतलब है कि R और पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 106 में इलेक्ट्रॉन हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑप्शन है के शेल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 107, तो 107 में क्या है? 107 में है if ground state electron of hydrogen is excited to second shell, तो energy will be changed by how much? तो energy of electron in nth shell is minus 13 12.36 किलोजॉल पर मोल, ये हमें कंसेप्ट है, और इनटू Z² डिवाइडेड बाय n²। अब अगर हाइड्रोजन एटम हो तो Z तो 1 होगा, Z कितना होगा? 1। अगर के शेल की एनर्जी की बात हो तो 13 12.36 किलोजॉल पर मोल इंटू 1² बाई 1²। तो द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस 13 12.36 किलोजॉल पर मोल, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब अगर आप इसको सेकंड शेल में ले जाओ तो E2 विल बिकम माइनस 13 12.36 और इंटू 1² डिवाइडेड बाई 2², तो द आंसर विल बिकम 13 12.36 डिवाइडेड बाई 4 किलोजॉल पर मोल। तो 4 की वजह से मैग्नीट्यूड तो कम हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहां नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि द एनर्जी विल बी इंक्रीज बाई 4 टाइम, द एनर्जी विल बी इंक्रीज बाई 4 टाइम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और 108 क्वेश्चन में आओ, तो क्वेश्चन नंबर 108 में है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां इक्वेशन मैंने लिखा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव साइन ड्यू टू वर्क डन बाय द न्यूक्लियस अपॉन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? नेगेटिव होती है। तो ये आपका ऑप्शन है। तो इसमें करेक्ट 108 में करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, सेकंड ऑप्शन। फिर 109, क्वेश्चन 109 में क्या है? 109 में है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल। आप जानते हो p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इन्होंने p सबशेल नहीं मांगा, p ऑर्बिटल मांगा है। तो ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, एक px है, एक py है और एक pz है, और ये p ऑर्बिटल है। तो इसमें मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 2। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p, कोई भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी मैक्सिमम पॉसिबल
number of electron in any orbital is equal to how many? 2. और फिर 110 क्वेश्चन में क्या है? 110 में है possible values of L and M for an electron in 2p orbital. इलेक्ट्रॉन in 2p, तो फिर p के लिए L की वैल्यू तो 1 है और m की वैल्यू होगी -L, 0 प्लस L, यानी m की वैल्यू -1 0 और या +1, इनमें से कुछ भी लिखो, सब पॉसिबल है। तो यहां पर एक ऑप्शन बनता है कि 1 -1 1 या 1 0 भी ठीक है या 1 और +1 भी ठीक है। तो 110 क्वेश्चन जो है इसमें ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सब वैल्यूज आपके लिए पॉसिबल है। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 में क्या स्टेटमेंट है? 111 में है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एजीमुथल L से फाइंड की जाती है, लेकिन ऐसे एटम या आयन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, वो बोहर के मुताबिक है, तो फिर इनसे एंगुलर मोमेंटम, तो बोहर के मुताबिक आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज NH/2 पाई। तो लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट K शेल होता है। कौन होता है? K शेल। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका होता है L शेल, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इसका होता है M शेल एंड सो ऑन। तो कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इनकी वैल्यू क्या है? 2, सेकेंड शेल में है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 2h/2 पाई। तो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट आएगा h/पाई। ये आपका सही ऑप्शन होगा सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 111 में ऑप्शन सी। 112 क्वेश्चन में क्या है? 112 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप जानते हो कि बीम ऑफ पार्टिकल, तो इसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और बीम ऑफ क्वांटा, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी, द कैथोड रेज। यू नो कैथोड रे इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो ये ऑप्शन है। 113 में क्या है? 113 में है मैक्सिमम वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद डैश। तो यू नो कि स्पेक्ट्रम में गामा रेस होते हैं, गामा रेस के बाद एक्स रेस के बाद यूवी रेस के बाद विजिबल के बाद आईआर के बाद माइक्रोवेव्स और फिर उसके बाद रेडियो वेव्स। अब जितना ऊपर जाओगे तो एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेव नंबर कम होगा, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगा। पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो इसको देखकर जो ऑप्शन है उसमें आईआर आपका सही ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 113 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 114। 114 में क्या है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस कंटेन 14 ग्राम इनटू गैस, तो ये 0.5 मोल हुआ। ये कितना मोल हुआ? 0.5, क्योंकि इनटू गैस का एक मोल 28 ग्राम के बराबर है। अगर 14 ग्राम लिया है तो 0.5 मोल हुआ, और अगर ये 0.5 मोल इनटू हुआ तो 6.023 10⁻23 नाइट्रोजन एटम होंगे। एक मोल में 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर है, तो 0.5 मोल में 2 के आधे इतना होगा। या आप इसमें दूसरा ऑप्शन ले सकते हो कि सी वाला 1.5 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देखो
1 मोल नाइट्रोजन में 3 मोल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन में 3 मोल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो अगर 0.5 मोल नाइट्रोजन हो तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड के 1.5 मोल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास आ रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं। तो 114 क्वेश्चन में सही ऑप्शन है डी, यानी बोथ ए एंड सी। 115 में क्या है? क्वेश्चन 115 में है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एल शेल। तो नंबर ऑफ नोड्स इन ऑर्बिटल is equal to n minus 1. Number of nodes in subshell, so it is 2l plus 1 into n minus 1. And number of nodes in shell, तो इसका शॉर्टकट है n square into n minus 1. अब इन्होंने l शेल का पूछा है, तो शेल वाला फार्मूला ये है, तो इट विल बी 2 स्क्वायर क्योंकि L है, और इंटू 2 माइनस 1, तो इट विल बी 4. आंसर विल बी 4. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 116 में क्या है? अ कंपाउंड कंटेन्स 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम हाइड्रोजन. द एम्पिरिकल फार्मूला इज डैश. तो नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन ये 28 ग्राम है और ये 6 ग्राम है. तो ये पहला स्टेप हुआ. दूसरे स्टेप में आपने मास या परसेंटेज को मोल में कन्वर्ट करना है. तो मास या परसेंटेज बाय एटॉमिक मास एंड परसेंटेज या मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. तो ये 2 और ये 6. तीसरे स्टेप में नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है. तो लीस्ट मोल पे सबको डिवाइड करना है ऐसे. तो 1:3. तो द एम्पिरिकल फार्मूला इज NH3. तो क्वेश्चन नंबर 116 में करेक्ट ऑप्शन आपका आ रहा है सी, NH3. 117 क्वेश्चन में क्या है? 117 क्वेश्चन 117 में है मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग. तो इसमें तो ऑफकोर्स P3 आता है क्योंकि P3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस या शिफ्टिंग होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, फिर यहां आएगा तो फिर एनर्जी लूज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो फ्रंट साइड से 3 रेजोनेंस पॉसिबल है, 3 टाइम एनर्जी लूज होगी. अब रिवर्स साइड से 1, 2 और 3, टोटल 6 पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग पॉसिबल है, और ईच शिफ्टिंग कॉजेज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो किसी सबशेल में stability is directly proportional to stability of subshell. Stability of subshell is directly proportional to number of unpaired electrons. किसी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की तादाद जितनी ज्यादा होगी इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज P3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 118 क्वेश्चन नंबर 118 जी. 118 में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल, यानी ऐसे पार्टिकल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो. तो इसमें आपको पता है एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है. कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में 1, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन. तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स. तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 119 में क्या है? 119 में है विच color scatters the most. तो scattering of energy, scattering mean फैलना. Scattering is of electromagnetic radiation is directly proportional to energy, and you know कि colored radiation is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. जितना ऊपर जाओगे तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेव नंबर कम, वेवलेंथ बढ़ेगा. तो मैक्सिमम एनर्जी कलर इज वायलेट, तो इट विल स्कैटर द मोस्ट. मिनिमम एनर्जी कलर इज रेड, इट विल स्कैटर द लीस्ट. तो 119 में करेक्ट ऑप्शन है कि विच कलर स्कैटर्स द मोस्ट, तो वायलेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर.
120 में क्या है? क्वेश्चन 120 में है द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विच अकर्स ड्यूरिंग चैडविक एक्सपेरिमेंट। तो आपको किताब में याद होगा, किताब में है चैडविक ने हीलियम की न्यूक्लियस को थ्रो किया था बेरिलियम की न्यूक्लियस के ऊपर। तो बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, और हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2। हीलियम को नहीं थ्रो किया था, अल्फा पार्टिकल को, बट अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम। तो इसको हीलियम न्यूक्लियस, नट हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस माना जा सकता है। और ये दोनों फ्यूज होंगे तो नई न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। और ये किसका न्यूक्लियस है? कार्बन का। नया न्यूक्लियस कार्बन का बनेगा, लेकिन यहां तो न्यूट्रॉन 7 है, तो एक न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा विद चार्ज 0 एंड मास 1, और H न्यू मीन एक्सोथर्मिक है, तो एनर्जी। ये करेक्ट इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, तो क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 121, द वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म व्हेन 20 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 30 लीटर हाइड्रोजन। 121, तो N2 plus 3H2 गिविंग मी 2 NH3। पता चलते हैं स्टैकोमेट्रिक वॉल्यूम्स के, अगर इसका 1 लीटर इस्तेमाल होगा तो इसके 3 लीटर इस्तेमाल होंगे। तो पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करो, तो उसके लिए आपने एक रेशो फाइंड करना है। इसका 20 लीटर है, तो 20 डिवाइडेड बाई 1 गिवन अमाउंट बाई स्टैकोमेट्रिक अमाउंट, एंड इसका गिवन अमाउंट 30 लीटर है, तो 30 डिवाइडेड बाई 3, तो द रेशियो इज 20 एंड द रेशियो इज 10। तो जो रिएक्टेंट लीस्ट रेशियो लेगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और आप प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग से फाइंड करो, तो आपका होगा H2 रेशो NH3। इक्वेशन से पता चलता है कि 3 लीटर हाइड्रोजन से 2 लीटर एमोनिया बनता है। तो इस लिहाज से आप मुझे बताओ कि 30 लीटर हाइड्रोजन से कितना NH3 बनेगा। तो X will be 30 into 2 divided by 3, तो it is 20 liter NH3 is the final answer। तो आपका क्वेश्चन नंबर 121 में करेक्ट ऑप्शन है बी, ये आपका। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 122, तो 122 क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम का मतलब है मोल। कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो ग्राम एटम्स का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ 46 ग्राम सोडियम। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। एलिमेंट इज डैश, तो सॉल्यूशन में आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, इसको नंबर ऑफ ग्राम एटम कह सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल, मास इन ग्राम बाय मोलर मास ऑफ सोडियम। तो मास इन ग्राम दिया है 46 और मोलर मास 23 है। द आंसर इज 2, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इसके साथ आपका ये डिस्कशन ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जितनी भी हमारा ये सीरीज़ चलता रहेगा, ये सीरीज़ का पहला टेस्ट था। इससे पिछली संडे को हमने जस्ट एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया था। ये सीरीज़ का पहला टेस्ट था। सीरीज़ का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी हमारे पेज पे अवेलेबल है, खान एकेडमी के पेज पे अवेलेबल है। और कोशिश करें इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कि इसमें वो सारे MCQs डालें कि एग्जैक्टली वो या उनकी तरह आपके ओरिजिनल टेस्ट में इंशाल्लाह आ जाए। इट्स अ सॉर्ट ऑफ गेस्ट पेपर फॉर यू। हमारी कोशिश है कि हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चन डाल दें कि मतलब इन टॉपिकों से, इन चैप्टरों से उम्मीद है कि ये या इस तरह के क्वेश्चन आपके ओरिजिनल टेस्ट में इंशाल्लाह आएंगे। थैंक यू, गुड लक।